Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter 13 why do we fall ill. हम चैप्टर कर रहे थे why do we fall ill, हम क्यों बीमार पड़ते हैं. तो इसमें हमने कुछ टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ और हेल्थ क्या होती है, डिज़ीज़ फ्री होना क्या होता है, ये सब चीज़ें समझी थी. राइट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि हमने इससे पहले टॉपिक लिया था इन्फेक्शियस डिज़ीज़, ऐसी डिज़ीज़ जो कि पैथोजेंस की वजह से होती है या इन्फेक्टिंग एजेंट्स की वजह से होती है. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्फेक्टिंग एजेंट्स क्या होते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी दैट ओनली. यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. सो दैट इज़ इन्फेक्टिंग एजेंट. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इन्फेक्टिंग एजेंट. सो द फर्स्ट इन्फेक्टिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ इन्फेक्शन फैला सकती है या फैला रही है, कोई डिज़ीज़ करती है. ठीक है, तो इनमें हम अलग अलग कैटेगरीज पढ़ेंगे. द फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ वायरस. ओके, सो वायरस क्या होते हैं. वायरस आर पैरासाइट्स यू ऑल नो इट, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव और टेक इट्स फूड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एक छोटा सा कीड़ा या फिर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरी बॉडी के ऊपर आके या फिर अंदर रह के उससे खाना ले रहा है. ठीक है, या अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर रहा है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं. ठीक है, अंदर कर सकता है या बाहर कर सकता है. देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ पैरासाइट्स. तो यहाँ पे वायरसेस जो होते हैं अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं. ठीक है, अंदर रहते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मैकेनिज्म्स, मेटाबॉलिक मशीनरी वगैरह को यूज़ करते हैं. ओके, एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. वायरसेस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. इसका मतलब नेकेड आई से हम देख नहीं सकते. बैक्टीरियाज को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. वायरस तो उनसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं ये. ओके, अब इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है. तो आपके वायरस में आपको डीएनए या आरएनए दोनों में से कुछ भी मिल सकता है. ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह में आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो कुछ वायरसेस में आपको डीएनए देखने को मिलता है, कुछ में आरएनए देखने को मिलता है. ठीक है, और इनकी बॉडी की बाहर का स्ट्रक्चर किससे बना होता है, प्रोटीन से. ठीक है, तो बाहर का जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा किसी एक पर्टिकुलर वायरस का. ये प्रोटीन का कोट है, ये प्रोटीन है इसका. ओके, एंड अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल. या तो ये डीएनए होगा या फिर आरएनए. बात समझ आई. ठीक है, सो आपका वायरस में डीएनए या आरएनए हो सकता है और प्रोटीन तो होता ही है. इसकी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई होती है. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि दे अफेक्ट द होस्ट. होस्ट कौन है, ये बॉडी ना जिसके ऊपर या इसके अंदर ये रह रही है, इसको हम बोलेंगे होस्ट. होस्ट कैसे समझेंगे, जैसे आपके घर कोई मेहमान आए. ठीक है, मेहमानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गेस्ट. आप उनकी खातिरदारी कर रहे हो तो आप कौन हो, होस्ट. ठीक है, तो गेस्ट होस्ट. तो यहाँ पे वायरस गेस्ट होगा और होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर वायरस ने एंटर किया है. ओके, सो ये होस्ट को अफेक्ट करते हैं और उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब ये जो वायरस है ये होस्ट की बॉडी के अंदर गया. ठीक है, और अंदर जाने के बाद उनकी बॉडी में कैसे बिहेव करता है, उनकी बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जाके अपने जेनेटिक मटेरियल को डाल देता है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ये भी बढ़ेगा. ठीक है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा. मतलब वायरस क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि जब ये नॉर्मली हवा में रहता है, ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में रहता है, नॉन लिविंग जगह पे रहता है, तब ये मरे हुए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है. ठीक है, मरे हुए की तरह, ये ज़िंदा ही नहीं है ऐसे कुछ बिहेव करेगा ये.
है ही नहीं, मतलब ज़िंदा रहता ही नहीं बाहर, ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में। बट जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसता है वैसे ये ज़िंदा हो जाता है एकदम से, ठीक है। और ये ज़िंदा होते ही क्या करता है, इससे सबसे पहले दिमाग में आता है मैं अपनी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाऊँ, ठीक है, पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाऊँ। तो ये वायरस किसी भी होस्ट के अंदर जाते ही सबसे पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। उसी की बॉडी को जो होस्ट है उसकी बॉडी की मशीनरी वगैरह को यूज़ करके अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपना खाना वाना हर चीज़ वहीं पे करेगा, ठीक है। तभी ज़िंदा की तरह बिहेव करने लगता है, बाहर मरे हुए की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो वायरस कुछ इस तरह के होते हैं। अच्छा, वायरस जो है, आपने एंटीबायोटिक्स सुने होंगे, बायोटिक्स की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेकन है, ठीक है, बायोटिक्स CS। एंटीबायोटिक्स के बारे में आपने सुना होगा शायद। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं। जब कोई बैक्टीरियल डिजीज़ आपको हुई हो, आपको कोई बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हुई हो, तो उसमें आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देती हैं, जो भी बीमारी कर रहा होगा उस बैक्टीरिया को मार देती हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। बट एंटीबायोटिक्स वायरसेस पे काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स वायरसेस पे काम नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई, बैक्टीरिया को तो मार रही थी एंटीबायोटिक्स, जो भी बीमारी कर रहा था, तो वायरस को क्यों नहीं मारती। तो इसका रीज़न ये है कि एंटीबायोटिक्स ना बैक्टीरिया में बाहर सेल वॉल होती है। जैसे मान लिया ये बैक्टीरिया है, इसके बाहर एक सेल वॉल है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल का काम क्या होता है, एक मिनट, सेल वॉल का काम क्या होता है बैक्टीरिया में, उसको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। उसको बाहर, जो हमारी जब बॉडी में बैक्टीरिया गया है तो हमारी बॉडी वैसे तो बैक्टीरिया वगैरह को मारने की कोशिश करती है, बट ये सेल वॉल उस बैक्टीरिया को बचा के रखती है। अगर हम इस सेल वॉल को ही तोड़ दें, ऐसा कुछ कर दें कि जो सेल वॉल है इसकी बैक्टीरिया की वो बन ही ना पाए, तो सेल वॉल नहीं बनेगी तो इसकी बाउंड्री जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है वो नहीं रहेगी। तो फिर हमारी बॉडी, जो इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, जो सोल्जर्स हैं जो इसको मारने के लिए आ रहे हैं, वो सोल्जर आराम से इस बैक्टीरिया को मार पाएंगे अगर सेल वॉल नहीं बनेगी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स यही करती है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनाने का मैकेनिज़्म है ना, उसे ख़राब कर देती है। तो बैक्टीरिया अपना सेल वॉल बना ही नहीं पाता, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी जो है उसको आराम से मार सकती है, ठीक है, सेल वॉल को ख़त्म करके। अब प्रॉब्लम ये है कि वायरस में सेल वॉल होती ही नहीं। मैंने आपको बताया कि वायरस तो आपका प्रोटीन कोट होता है उससे बाहर, और अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। हर वायरस की स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। तो वायरसेस के बाहर कोई सेल वॉल है ही नहीं। और मैंने आपको बताया सेल वॉल है ही नहीं, ये तो क्या है आपका प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स किस पे काम कर रही थी, सेल वॉल की मशीनरी बिगाड़ रही थी। यहाँ जब सेल वॉल है ही नहीं तो वो किसकी मशीनरी को बिगाड़ेगी, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शंस में आपकी एंटीबायोटिक्स कुछ काम नहीं करती, बात समझ आई। बैक्टीरिया में क्यों काम कर रही है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो सेल वॉल को ख़राब करने का काम आता है उससे एंटीबायोटिक्स को, उसके अलावा कोई काम नहीं आता। उसको सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की मशीनरी ख़राब कर दूंगी तो सेल वॉल बनेगी नहीं, जिससे हमारी बॉडी अपने आप से इस बैक्टीरिया को मार देगी। बट वायरस में सेल वॉल है ही नहीं, वो जाएगी भी वायरस के पास, उसे समझ नहीं आएगा अरे इसका तो सेल वॉल की मशीनरी नहीं है इसके पास, तो कैसे मारूँ इसे, ठीक है। तो मार ही नहीं पाती, वायरस को मार ही नहीं पाते ये, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अपने आप वायरस वगैरह वगैरह ठीक होता है अब, ओके। सो कुछ इस तरीके से वायरसेस में एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती। ये क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा कर देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके एग्जांपल्स। अब कुछ डिज़ीज़ हैं आपकी जो कि वायरसेस से होती हैं। पहला डिज़ीज़ कॉमन कोल्ड, जो आपको नॉर्मली कोल्ड हो जाता है ना, वो किस वायरस की वजह से होता है, वो राइनो वायरस की वजह से होता है। वायरसेस के नाम पता होने चाहिए, कौन सी बीमारी किस वायरस की वजह से हो रही है। डेंगू तो सुना होगा, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। वो
मच्छर के अंदर क्या होता है, डेंगू वायरस होता है। तो जब हमें डेंगू जो मॉस्किटो होता है, कौन सी मॉस्किटो काटती है हमें डेंगू करवाने के लिए, फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो इस मॉस्किटो के अंदर कौन डेंगू वायरस होता है। तो जब ये मॉस्किटो हमें काटता है, ठीक है, काट लिया मान लिया इससे, तो ये जो वायरस है वो हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, जिससे कि हमें भी डेंगू हो जाता है। ठीक है, तो डेंगू किससे होता है, डेंगू वायरस से। बहुत इजी नाम है, डिजीज़ के नाम से ही है। अच्छा, एक और बीमारी होती है एड्स, सुना होगा शायद आपने। इसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही वर्क करना बंद हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम ही काम करना बंद हो जाता है। आगे चल के इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एड्स जो बीमारी होती है वो किस वायरस की वजह से होती है। इस वायरस का नाम है HIV। वायरस का नाम क्या है, HIV। और ये HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, इम्यून डेफिशिएंसी था, वहाँ इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद होना चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज का चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए। पोलियो इज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, नाम याद करना इजी है यहाँ पे। चलिए, ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे हम। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मैंने बताया था। बस वायरस से बड़े होते हैं थोड़े से। यूनिसेलुलर, एक सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, आपने पढ़ी रखा है 8th क्लास में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, अभी हमने वायरस में बात करी थी ना कि इसमें सेल वॉल होती है, वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ आपकी बैक्टीरिया से होती है। कॉलरा कौन से बैक्टीरिया से होती है, विब्रियो कॉलराई। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको 8th क्लास में ये बताई थी कि जो कॉलरा है, सॉरी कॉलरा नहीं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं उन्हें हम अंडरलाइन करके लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अलग अलग अंडरलाइन। विब्रियो को मैंने अलग से अंडरलाइन किया है, कॉलराई को अलग से अंडरलाइन किया है। विब्रियो का वी जो है, आगे वाला जो अल्फ़ाबेट ये आपका आगे वाला लेटर जो होता है, हम उसे कैपिटल बनाते हैं, और जो पीछे वाला जो आपका वर्ड है उसका पहला जो लेटर होता है उसे हम स्मॉल में बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको हर इसमें दिखाई देगी। तो कॉलरा किससे होती है, विब्रियो कॉलराई से। टाइफॉइड, ठीक है, गंदे पानी के उससे हो जाती है ये साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इससे आप ये सारे आपकी डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं यहाँ पे। ओके, सो होप यू आर क्लियर विद इट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फंजाई। फंजाई क्या होती है, आपने देख रखा, मशरूम भी एक तरह की फंजाई है। मशरूम देखते ना आप, सॉरी ये पेड़ जैसा बन गया है ना, मशरूम है, वो भी एक फंजाई है। आपको ईस्ट के बारे में बताया था मैंने, छोटी छोटी खमीर होती है जो, वो भी ईस्ट है। ठीक है, सॉरी वो भी फंजाई है। ठीक है, तो हम फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड है। हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में भी सेप्रोफिटिक हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब जो मरी हुई चीज़ें होती हैं उसमें से खाना लेते हैं, जबकि वायरस में हमने क्या पढ़ा था, वो पैरासाइट है, मतलब वो लिविंग चीज़ के ऊपर से अपना खाना वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, जबकि फंजाई मरी हुई चीज़ों से अपना खाना लेती है, तो इसे सेप्रोफिटिक बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल जो डिज़ीज़ एक फंजाई करती है वो है कैंडिडाइसिस। ठीक है, ये स्किन रिलेटेड डिजीज़ होती है, और ये एक ईस्ट करती है। ठीक है, एक खमीर करती है जिसका नाम है कैंडिडा करती है कैंडिडाइसिस। नाम याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक याद कर लो कोई भी,
दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फंजाई हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू द प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन्स, अब ये भी एक तरह के आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक तो हैं बैक्टीरिया वगैरह की तरह, यूनिसेलुलर भी हैं, बट यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ये अलग कॉम्बिनेशन है। जबकि बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था वो यूनिसेलुलर है एंड प्रोकैरियोटिक है, बट ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। और इससे पहले जब हमने फंजाई के बारे में पढ़ा वो यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर थे, यहाँ पे यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है ये कैरेक्टरिस्टिक में। और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिडली, मतलब किसी कहीं पे भी पहुँचेंगे तो जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। इनको बड़ी वो होती है कि हम अपनी जनरेशन को आगे से जल्दी जल्दी बढ़ा दें और इनकी जनरेशन जो आगे आने वाली है वो जल्दी जल्दी बीमारी करे। ठीक है, जो डिज़ीज़ प्रोटोजोअन से होती है, ठीक है, वो आपको एक पता भी है, मलेरिया। मलेरिया के बारे में हमने सुन रखा होगा। मलेरिया वैसे तो मॉस्किटो के काटने से होती है, और कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर क्या होता है जो बीमारी कर रहा है एक्चुअल में, जो इमीडिएट कॉज है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक्चुअल में तो प्लाज्मोडियम की वजह से बीमारी हो रही है, क्योंकि मच्छर के काटने से हमारे खून में प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है। मच्छर तो पहुंचा नहीं ना अंदर, हमारे खून में प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम ध्यान रखिएगा। फिर एक बीमारी होती है काला अज़र। ठीक है, जो कि होती है लेशमेनिया की वजह से। लेशमेनिया भी एक प्रोटोजोन है, उससे होती है। एक होती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपके एक मक्खी होती है, उसके काटने से होती है। ठीक है, मक्खी के अंदर कौन होता है? ट्रिपैनोसोमा। तो जब वो मक्खी काटती है तो ट्रिपैनोसोमा ब्लड में चला जाता है, और इसकी वजह से नींद आती है। इंसान ऐसे सोता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो इतने टाइम तक सो रहा है, बहुत टाइम तक सोता रहता है वो। ठीक है, इसलिए इसे स्लीपिंग सिकनेस कहा गया। ओके, सो ये प्रोटोजोन से होने वाली कुछ डिजीज़ के एग्जांपल्स है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वॉर्म डिजीज़। वॉर्म मतलब एक तरह से कीड़े। हमारे पेट में बहुत सारे कीड़े होते हैं, ठीक है, जो हमें डिजीज़ करते हैं। पेट के कीड़े भी बोलते हैं, आप लोगों को दवाइयाँ भी खिलाई जाती हैं स्कूल में पेट के कीड़े मारने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके, कुछ तो आपके स्टमक में रहते ही रहते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया, कुछ अच्छे वॉर्म्स आपके अच्छे वॉर्म्स और कुछ अच्छे बैक्टीरियाज वगैरह आपकी बॉडी में तो रहते ही हैं। उसके अलावा वॉर्म्स वगैरह कीड़े जो होते हैं आपके पेट में वो भी रहते हैं। तो ये आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो खाना कहाँ से लेंगे? हमारी बॉडी का। ठीक है, हमारी बॉडी जो हम खा रहे हैं वो तो आधा ये कीड़े चबा जाएंगे, है ना, तो हमें तो न्यूट्रिशन कम मिलेगा। तो ये ख़तरनाक हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, और अगर ये ब्रेन वगैरह तक पहुँच गए तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये वॉर्म्स कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, बड़े हैं ना, मल्टीसेलुलर होते हैं, और ये होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी बॉडी में भी रहते हैं। जैसे ह्यूमंस की बॉडी में रह रहे हैं तो हमारी बॉडी कौन हो गई? होस्ट हो गई। होस्ट की बॉडी में आपको ज़्यादातर मिलते हैं। और एग्जाम्पल कुछ ऐसी डिजीज़ का, एस्केरोसिस, जो कि राउंड वॉर्म की वजह से होती है। राउंड वॉर्म ये गोल सा होता है थोड़ा सा, इस वजह से इसको राउंड वॉर्म कहा जाता है। दूसरा है एलिफेंटाइटिस, ठीक है, जो कि वुचेरिया से होती है। वुचेरिया एक वॉर्म है, उससे होती है ये डिज़ीज़। एलिफेंटाइटिस में पैर ना हाथी जैसा हो जाता है, फूल जाता है पैर, बिल्कुल फूल जाता है, जैसे हाथी का पैर होता है ना मोटा सा, वैसा हो जाता है पैर बिल्कुल। तो ये वॉर्म इतनी खतरनाक बीमारी कर देता है। एक पैर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, दूसरा पैर ऐसे फूल जाएगा बिल्कुल। ओके, सो दिस वाज द सम एग्जाम्पल ऑफ वॉर्म डिजीज़। हम आगे इन डिसीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी आपने थोड़ा बहुत ये पढ़ लिया कि किससे ये डिजीज़ होती हैं। ओके, आगे चल के हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो मेरे को लगेंगी कि डिजीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छी तरह से बताऊँगी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।